बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की पीडियाट्रिक्स को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला डिजीज़ आता है क्राउप। क्राउप को बोलते हैं एक्यूट लैरिंजोट्रैकियोब्रोंकाइटिस। ओके, तो ये जो क्राउप होता है ना 6 महीनों से लेकर 3 साल वालों में प्रेजेंट करता होता है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर आता है। बार्किंग कफ करवाता है। हाउसनेस ऑफ वॉइस है, ये पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। तो बार्किंग कफ प्लस हाई पिच इंस्पिरेटरी स्टार्टर मिल जाए, दैट मीन्स कि आपने कहाँ पे जाना है, क्राउप या एक्यूट लैरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। और इसके अंदर कौन सा साइन आता है, स्टीपल साइन आता है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के अंदर टॉक्सिक लुक होती है और आपको ड्रोलिंग और स्लाइवा देखने को मिलता है, उसमें थंब साइन होता है। ये आपने ईएनटी में पढ़ा था। इसके अलावा इंटरकोस्टल और सबकोस्टल रिसेशन भी होती है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है वो क्राउप होता है। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की वजह से होता है। इसमें आपने नेक का एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू लेना है। एपीवीओ में डायग्नोस्टिक साइन होगा स्टीपल साइन, सब ग्लॉटिक नार्विंग की वजह से होगा। ओके, और बाकी इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर बैक्टीरियल ट्रैकाइटिस है जो कि स्टेप ऑरियस की वजह से हो सकता है। ओके, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन है, पेरिटोन्सिलर एब्सेस है, एपिग्लोटाइटिस को तो ऊपर रखना ही रखना होता है। ये सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। इसके बाद इसकी जो डायग्नोसिस होता है वो क्लिनिकल होता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन में वही एपीवीओ में एक्सरे कराएंगे, एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू नेक, उसमें स्टीपल साइन मिलता है। बाकी सीबीसी, एबीजी, एसपीओ2 वो आगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को चेक करने के लिए होता है। मैनेजमेंट के अंदर आपने पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराना होता है। स्पेसिफिकली अगर 6 महीने से कम का बच्चा हो, मिस्ट थेरेपी देनी होती है। मिस्ट थेरेपी की जो भाप वगैरह देती होती है, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, कोल्ड और ह्यूमिडिफाइड है, निम्बोलाइज एपिनेफ्रिन देंगे, डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन देंगे, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक है। अगर इसको रिस्पॉन्ड नहीं करा तो आपने इंट्यूबेशन करनी है, एंडोट्रैकियल ट्यूब पास करनी होती है, या बैग एंड मास वेंटिलेशन से भी आप रिस्पायरेशन दे सकते हो। इसके बाद है ब्रोंकियोलाइटिस वाला। ब्रोंकियोलाइटिस रिप्रेजेंट करता है 2 से लेकर 6 महीनों में। खासतौर पर इसकी जो पीक एज है वो 6 मंथ होती है। ओके, ये लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जबकि क्राउप आपका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है। इसमें लो ग्रेड फीवर होगा, यानी वायरल इन्फेक्शन है। प्रीवियसली हेल्दी होता है, उसमें बायलैटरल वीज देखने को मिलती है, हाइपर रेजोनेंट नॉट देखने को मिलता होता है। तो इसमें आपको लो ग्रेड फीवर, चेस्ट एंड ड्राइंग, टैकिपनिया देखने को मिल सकता है, क्रेप्स भी देखने को मिल सकती है, बायलैटरल ब्रोंकाई या वीज दोनों को कह सकते हैं। वीज जो आपको एग्जामिनेशन में सुनाई दे, स्पेसिफिकली आप जो इंस्पेक्शन के अंदर और जो ब्रोंकाई होता है ये आपको छत से सुनाई देता होता है। डायग्नोसिस के अंदर ब्रोंकियोलाइटिस है, ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि वीज और ब्रोंकाई अस्थमा में भी आती है, ब्रोंकोनिमोनिया 3 भी आ गया। ओके, अब ब्रोंकियोलाइटिस का जो रिस्क फैक्टर है वो प्रीमेच्योरिटी, इसके अलावा कंजेनिटल एनोमली, इम्यूनोडेफिशिएंसी और सिस्टिक फाइब्रोसिस भी होता है। अब इसका भी डायग्नोसिस होता है, हिस्ट्री या क्लिनिकल एग्जामिनेशन में होता है। बाकी सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी करा लोगे, इसमें आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिल जाएगा। एक्सरे चेस्ट आपने जरूर कराना होता है रिस्पिरेटरी डिजीज में, वायरल कल्चर और वायरल सीरोलॉजी, क्योंकि ये वायरस से होता है, रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस से होता है। ओके, ट्रीटमेंट क्या होगा, हॉस्पिटल एडमिशन अगर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में फ्लूइड्स देने होते हैं, पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन देनी है, पेन किलर। सिम्प्टोमेटिक में क्या होगा, मेन वही ऑक्सीजन थेरेपी, कोल्ड और ह्यूमिडिफाइड और एनजी फीडिंग देनी होती है, जो आपने ऊपर क्रॉप में पढ़ी थी। बाकी आपने ओरल सिक्रेशन को सक करना होता है, एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन देना होता है, स्टीरॉइड आपने देने होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस को ठीक करना होता है। ठीक है, अगर सीवियर केसेस है तो आपने हिलियोक्स देनी है, टाइट फिटिंग मास्क से, या सीपीएपी, एरोसिलॉइस, रिबाविरिन इस्तेमाल करनी है, रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस और एंटीबायोटिक देनी होती है। ओके, तो ये ब्रोंकियोलाइटिस का मोस्ट कॉमन एटियोलॉजिकल एजेंट रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस होता है। बाकी पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनो और राइनो से भी हो सकता होता है। मैनेजमेंट ऑलमोस्ट हो गई है। इसके बाद आ जाती है निमोनिया के अंदर। निमोनिया मोस्टली बैक्टीरिया की वजह से होता है, खासतौर पर जो न्यूनिएट होता है उसके अंदर मोस्ट कॉमन काज स्ट्रेप्टोकोकस एगोलेक्टाई है, बाकी ईकोलाई भी होता है। ओके, बच्चों में वायरल काज रिस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा आ जाएगा। लेकिन और नीमेटोसील आपका स्टेप ऑरियस की वजह से होता है। 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो उसमें नीमोकोकाई आ जाएगा मेन। ठीक है, ओके, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा। सही है। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं निमोनिया का, कि फीवर है, कफ है, प्रोडक्टिव कफ आती होती है, हाई ग्रेड फीवर है, म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम देखने को मिलता है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होती है, डल परकशन नॉट होता है, ड्यू टू ओके, ड्यू टू कंसोलिडेशन, ब्रोंकियल ब्रीदिंग आपको देखने को मिलती है। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या, सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे करा लेंगे। ब्लड एग्जामिनेशन में सीबीसी, ईएसआर, सीआरपी, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट, एलएफटी, आरएफटी, ब्लड कल्चर, ईबीजी करा लेंगे। स्पुटम की एग्जामिनेशन है, इसमें ग्राम स्टेनिंग कल्चर आ जाएगा। पीसीआर कराएगी, ओरोफिरिंजियल स्वैब का। यूरिन एंटीजन टेस्टिंग करा लेंगे, निमोकोकल के लिए, लीजियनीला के लिए। प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन है, मेन इसका क्या होता है, बेड रेस्ट देना होता है आपने, ऑक्सीजन थेरेपी, आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, एंटीबायोटिक में एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन है। प्लूरिटिक चेस्ट पेन के लिए पैरासीटामोल, एनसेड और फिजियोथेरेपी है। और वैक्सीनेशन कौन सी दोगे, निमोकोकल की और इन्फ्लुएंजा की। ओके, मेन आपका ये लोबार नमूनिया से आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, नमूनिया के अंदर और प्लूरल फ्लूएन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। नमूनिया के अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग में प्रोडक्टिव कफ आती है और फटीग आती है। प्लूरल फ्लूएन में आपको रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी देखने को मिलती है। नमूनिया में कंसोलिडेशन होती है और प्लूरल फ्लूएन में मीडियस नेल स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलता होता है। ओके,
इसके बाद हम आगे आ जाते हैं एक्यूट सीवियर अस्थमा। एक्यूट सीवियर अस्थमा में रिकरेंट एपिसोड होती है बायलैटरल वीज की एक्सपायरेशन में दोनों को मिलती है। सीवियर डिस्निया होता है, रात के वक्त वैसे वर्स्ट हो जाता है। ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ होती है, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलती है। हाइपर रेजोनेंट परकशन आउट होता है क्योंकि जो आपको एयर होती है वो ट्रैप हो जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की वजह से। वेजिकुलर ब्रीथ साउंड होती है विद प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, मल्टीपल एपिसोड है, फैमिली हिस्ट्री है, इंटरकोस्टल रिसेशन है। ओके, ठीक है, तो एक्यूट सीवियर अस्थमा आ जाएगा, स्टेटस अस्थमैटिकस है। अब इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है, बाकी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ईबीजी, चेस्ट एक्सरे तो कराओगे। ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? नंबर 1 ऑक्सीजन सैचुरेशन देनी होती है। इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो साबा होता है, नेबुलाइज फॉर्म में दोगे। सिस्टमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोगे, ओरल पेराडिनिसोलोन, अमाइनोफाइलिन, आईवी फ्लूइड्स दोगे, पोटेशियम सप्लीमेंट, मैग्नीशियम दोगे, एंटीबायोटिक करोगे, एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन दोगे। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा टॉपिक। ओके, अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? न्यूमोथोरैक्स हो सकता है क्योंकि हवा प्लूरल कैविटी में चली गई, मीडियस्टिनम में चली गई, या मैच्योरेशन नहीं हो पाई, प्यूबर्टल ग्रोथ नहीं हो पाई अस्थमा की वजह से। इसके बाद टीबी वाला ट्यूबरकुलस प्लूरल एफियन है। ट्यूबरकुलस प्लूरल एफियन में डल परकशन और स्टोनी डल परकशन आउट होता है। टीबी की हिस्ट्री आती है और ब्रेथ साउंड भी कम हो जाती है। बाकी ब्लड एग्जामिनेशन में सारे टीबी वाले टेस्ट लिखे हुए हैं। सीबीसी में एनीमिया मिलेगा, सीआरपी, ईएसआर। ओके, ठीक है। स्पूटम एग्जामिनेशन में जीएन स्टेनिंग मिलेगा। स्पूटम कल्चर कराओगे जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, एलजे मीडियम पे कराओगे। चेस्ट एक्सरे लोगे, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट और इंटरफेरॉन गामा रिलीज जैसे लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के लिए करते होते हैं। नाथ करवाओगे, सिरोलॉजी। बस ये कुछ टेस्ट है। ट्रीटमेंट क्या होगा? प्लूरल एफियन के लिए चेस्ट ट्यूब ड्रेन करेगी, और टीबी के लिए 2 महीनों के लिए 4 ट्रक और 4 महीनों के लिए 2 ट्रक दोगे। ठीक है। इसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आपको पॉजिटिव हिस्ट्री मिलती है। असल में ये चैप्टर बहुत बोरिंग है, इसको करने का रीजन नहीं कर रहा। सिस्टिक फाइब्रोसिस में पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। इसका ट्रायड होता है, क्रॉनिक लंग डिजीज है, मैलअब्जॉर्प्शन होती है क्योंकि पैनक्रियाटिक डक्ट बंद हो जाती है, और हाई स्वेट क्लोराइड कंसंट्रेशन है। बाकी का फीजिंग स्पूटम हेमोप्टाइसिस आपको देखने को मिल सकता होता है। इसकी डीडीज के अंदर पर्ट्यूसिस आपने इंक्लूड करना होना था, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और अस्थमा है। इसकी जो इन्वेस्टिगेशन है CFTR, जो कि डेल F508, डेल F का मतलब है डिलीशन है फिनाइलएलानाइन की क्रोमोसोम नंबर 7 पे, वो कराना होता है। पेनक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट, इसके अंदर पेनक्रियाज के एंजाइम आपने देखने होते हैं। पल्मोनरी असेसमेंट करानी होती है, ब्लड एग्जामिनेशन है। ओके, मैनेजमेंट क्या होती है? चेस्ट फिजियोथेरेपी है कि म्यूकस को निकालने के लिए प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं। म्यूकोलिटिक में अल्फा डोरनेस है। ओके, ब्रोंकोडायलेटर, FEV1 वगैरह देते होते हैं। इसके बाद है एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ARI। एक्यूट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसकी क्या होती है क्लासिफिकेशन? वही नमूनिया वाली, कि नो नमूनिया वो कफ एंड कोल्ड है, नो नमूनिया सिवियर और वेरी सिवियर नमूनिया। और टेकिपनिया का वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2 महीनों से कम का है तो यानी न्यूनेट है तो 60 होती है, इन्फेंट में 50 और इससे ज़्यादा के अंदर आपको 40 देखने को मिलती है। इसके बाद न्यू WHO ERA क्लासिफिकेशन, नमूनिया में फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट एंड ड्राइंग होती है। वेरी सीवियर में आपको डेंजर साइन देखने को मिलता है। डेंजर साइन क्या होता है कि बच्चा खा पी नहीं रहा, कन्वल्जन है, लेथार्जी, ड्राउजीनेस देखने को मिल रही है। अगर नो नमूनिया कॉमन कोल्ड है तो मैनेजमेंट क्या होती है? ओरल एमोक्सिलिन 5 दिन तक चलानी है। ओके, वीज़ है तो आपने इनहेल ब्रोंकोडायलेटर देने हैं। अगर कफ 14 डेज से ज़्यादा की है या रिकरेंट वीज़ है तो आपने टीबी अस्थमा की असेसमेंट करानी है। होम केयर में बेबी को वार्म करना है, ब्रेस्ट फीडिंग देनी होती है, नोज़ को क्लियर करना होता है, होम बेस्ड रेमेडी करनी है और डेंजर साइन को देखना होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ARI क्लासिफिकेशन ऑफ सोर थ्रोट। ओके, अगर कोई थ्रोट का प्रॉब्लम नहीं है 4 आ जाएगा। वायरल सोर थ्रोट है, या स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट है, या थ्रोट की एब्सेस बन गई है। ओके, इसके बाद आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट टॉपिक है, बल्कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ देते हैं।